पीसीओडी यानी कि पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज, आजकल इसका इंसिडेंस लगातार बढ़ता ही जा रहा है। कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स में, इवन हाई स्कूल स्टूडेंट्स में और रूटीन रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप की औरतों में, सब में पीसीओडी का इंसिडेंस काफी बढ़ गया है। ये एक लाइफस्टाइल रिलेटेड डिसऑर्डर है जिसमें कि जेनेटिक कंपोनेंट भी होता है। तो बेसिकली ये जो सीडेंट्री लाइफस्टाइल होती है जिसमें कि एक्सरसाइज ना करना, जंक फूड का इंटेक जिससे वजन बढ़ता है, फ्रूट्स कम खाना और ये सारे अनहेल्दी लाइफस्टाइल पैटर्न्स जो हैं ये पीसीओडी को बढ़ावा देते हैं। तो इसमें बेसिकली हार्मोनल इम्बैलेंसेस हो जाते हैं शरीर में, जिसकी वजह से इंसुलिन का लेवल बढ़ता है और जब इंसुलिन का लेवल बढ़ता है तो बाकी हार्मोन्स का भी कैस्केड पूरा डिस्टर्ब हो जाता है। इस वजह से ओव्यूलेशन भी हैम्पर होता है, मतलब पीरियड्स टाइम पे नहीं आना और एक्ने बढ़ना और एंड्रोजेंस का लेवल बढ़ना, ये सारे प्रॉब्लम्स आती हैं। तो पीसीओडी डायग्नोज करने के लिए क्या सोनोग्राफी अकेला ही काफी है? नहीं, ऐसा नहीं है। पीसीओडी की डायग्नोसिस बनती है रॉटरडैम क्राइटेरिया के आधार पे। तो रॉटरडैम के क्राइटेरिया में बेसिकली 3 क्राइटेरिया होते हैं। तो पहला जो क्राइटेरिया है ये है ओलिगो या एन ओव्यूलेशन। तो इसमें क्लिनिकली ओलिगो या एन ओव्यूलेशन ऐसे मैनिफेस्ट करता है कि पीरियड्स डिले होके आते हैं या इरेगुलर पीरियड्स आते हैं क्योंकि इसमें हार्मोनल इम्बैलेंस हो रहा होता है। तो इन पेशेंट्स में हम कह सकते हैं कि ओलिगो या एन ओव्यूलेशन हो रहा होगा। सेकेंड इसका पॉइंट है रॉटरडैम क्राइटेरिया का क्लिनिकल या बायोकेमिकल हाइपर एंड्रोजेनिज्म, मतलब कि एंड्रोजेंस का लेवल शरीर में बढ़ रहा है। तो ये क्लिनिकली भी हमें दिखाई दे सकता है जिसको कि हम हर्स्यूटिज्म कहते हैं। हर्स्यूटिज्म यानी कि मेल पैटर्न डिस्ट्रीब्यूशन में हेयर ज्यादा बढ़ने लगता, जैसे कि अपर लिप पे, चिन पे, आर्म्स पे, एब्डोमेन में, चेस्ट पे, अपर बैक, लोअर बैक, थाइज में, इन सब एरियाज में ज्यादा हेयर आने लगता है। और इसको स्कोर करने के लिए एक फ्रेमिंगम गैलेवे स्कोर भी यूज किया जाता है। इसके अलावा जिनमें क्लिनिकली इतना हाइपर एंड्रोजेनिज्म नहीं है उनमें हम बायोकेमिकली भी टेस्ट करके देख सकते हैं कि क्या एंड्रोजेंस का लेवल बढ़ रहा है। इसके लिए हम एक पैरामीटर यूज करते हैं जिसको फ्री टेस्टोस्टेरोन इंडेक्स कहा जाता है। ये हुआ सेकंड पॉइंट। तो थर्ड पॉइंट है वो है सोनोग्राफी डायग्नोसिस। सोनोग्राफी में क्या पीसीओ मॉर्फोलॉजी नजर आ रही है? पीसीओ मॉर्फोलॉजी में ओवरीज एनलार्ज हो जाती हैं, ओवरीज का वॉल्यूम 10 सीसी से ज्यादा हो जाता है और या फिर एक ओवरी में 20 से ज्यादा फॉलिकल्स एक बार में नजर आते हैं। तो बेसिकली इसको हम बोलते हैं पीसीओएम यानी पॉलीसिस्टिक ओवेरियन मॉर्फोलॉजी। इन दोनों में से एक भी क्राइटेरिया यदि होता है तो वो पीसीओएम कहलाता है। तो ये 3 जो रॉटरडैम के क्राइटेरिया हुए एडोलेसेंट एज ग्रुप में, तीनों में से 3 क्राइटेरिया मीट होना चाहिए तभी हम पीसीओ की डायग्नोसिस बना सकते हैं। एडोलेसेंट से आगे के एज ग्रुप वालों के लिए 3 में से 2 क्राइटेरिया यदि फुलफिल होते हैं तो हम इसे पीसीओ कह सकते हैं। मतलब कि जैसे अगर कोई लेडी है जिन्हें एनओव्यूलेशन हो रहा है, मतलब कि पीरियड्स इरेगुलर है और हेयर ग्रोथ ज्यादा है, तो वो भी पीसीओ में आएगा भले ही सोनोग्राफी नॉर्मल लुके। या दूसरा एक उदाहरण के लिए हम लें कि कोई ऐसी लेडी है जिनमें सोनोग्राफी में पीसीओ मॉर्फोलॉजी आ रही है और पीरियड्स इरेगुलर है लेकिन हेयर ग्रोथ की प्रॉब्लम नहीं है, तो भी क्योंकि 3 में से 2 क्राइटेरिया फुलफिल हुए हैं तो इसमें भी हम पीसीओडी कह सकते हैं। आखिर पीसीओएस के बारे में हमें जानना इतना जरूरी क्यों है? क्योंकि पीसीओएस से डायबिटीज का रिस्क बढ़ता है, लॉन्ग टर्म रिस्क है ये। इसके अलावा स्ट्रोक का, कार्डियोवैस्कुलर कॉम्प्लिकेशंस का, मेटाबॉलिक सिंड्रोम डेवलप होने का, इसके अलावा ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया भी इस कंडीशन में हो सकता है जिसमें कि रात में सांस लेने में प्रॉब्लम आती है और इसकी वजह से डे टाइम स्लीपीनेस की प्रॉब्लम बढ़ जाती है। अब पीसीओएस का जो वर्कअप होता है उसमें हम क्या क्या जांचें करते हैं? सबसे पहले तो हम एक सोनोग्राफी करते हैं क्योंकि उसमें हमें पॉलीसिस्टिक ओवेरियन मॉर्फोलॉजी देखनी है। उसके अलावा हम एक ओजीटीटी करते हैं, ओजीटीटी या HbA1c। ओजीटीटी यानी कि ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट। ये इसलिए किया जाता है क्योंकि हमें इन पेशेंट्स में ये देखना है कि इनमें ग्लूकोज टॉलरेंस इम्पेयर्ड तो नहीं है या ये डायबिटीज की तो नहीं डेवलप हो गई है। इसके अलावा हमें थायराइड हार्मोन, प्रोलैक्टिन हार्मोन और टेस्टोस्टेरोन, ये सारे हार्मोनल प्रोफाइल कराना होता है। इसके अलावा हम पेशेंट्स का बीपी भी मेजर करते हैं इन केसेस में और BMI देखते हैं। अब हम जाने कि पीसीओएस को मैनेज कैसे किया जाता है। पीसीओएस का जो मैनेजमेंट है उसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो पहला पॉइंट आता है वो है लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन का, क्योंकि ये एक लाइफस्टाइल रिलेटेड डिसऑर्डर है। तो जब हम लाइफस्टाइल मैनेजमेंट करते हैं तो उससे इसमें काफी इंप्रूवमेंट देखने को मिलता है। तो लाइफस्टाइल मैनेजमेंट के 2 बेसिक कंपोनेंट्स होते हैं जिसमें कि होता है लो ग्लाइसेमिक डाइट और एक्सरसाइज। तो लो ग्लाइसेमिक डाइट हम किसे कहते हैं? कोई भी चीज जो हम खाते हैं वो ग्लाइसेमिक इंडेक्स पे कहीं स्टैंड कर रही होती है। तो जो भी हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाली
चीजें होती हैं उनसे बॉडी में बहुत जल्दी ग्लूकोज रिलीज होता है और इसकी वजह से इंसुलिन का हार्मोन स्पाइक होता है, तो ये बाकी हार्मोन्स का कैस्केड बिगाड़ता है। और जो लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाली चीजें होती हैं जैसे कि मिलेट्स होते हैं और बाकी हेल्दी फूड होता है, तो लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाली चीजें जो है ये बहुत जल्दी ग्लूकोज नहीं स्पाइक कराते हैं शरीर में, तो इसकी वजह से इंसुलिन का लेवल नहीं बढ़ता है। तो लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाली चीजें ज्यादा खाना चाहिए जैसे कि रागी, बाजरा, मिलेट्स, ये वाली चीजें। इसके अलावा सेकंड कंपोनेंट है इसका एक्सरसाइज। तो एक्सरसाइज भी सही रेंज में ही करना जरूरी है। बहुत ज्यादा एक्सेसिव एक्सरसाइज या बहुत ही कम एक्सरसाइज, आइदर वे ये हेल्दी नहीं होता है। तो एक्सरसाइज आइडियली 150 मिनट्स पर वीक करना चाहिए, यानी कि एक दिन में करीब 1 घंटा एक्सरसाइज कर लेना चाहिए। 1 घंटे में हमको एरोबिक एक्सरसाइज भी करना जरूरी है जिसमें कि कैलोरीज बर्न होती हैं, और दूसरा वेट ट्रेनिंग भी करना जरूरी है जिससे कि लीन बॉडी मास बढ़ता है। अगर वेट रिडक्शन एम कर रहे हैं तो एटलीस्ट 1 आवर पर डे एक्सरसाइज करना चाहिए, और अगर वेट ऑलरेडी नॉर्मल रेंज में है, सिर्फ हम उसको मेंटेन करना चाह रहे हैं, तो मिनिमम 30 मिनट्स पर डे एक्सरसाइज रिकमेंडेड। ये हुआ लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन। अब लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन के अलावा जो मेडिकल मैनेजमेंट है वो बेसिकली डिपेंड करता है कि पेशेंट का प्रेजेंटिंग सिम्टम क्या है। यदि मान लीजिए प्रिडोमिनेंटली पेशेंट प्रेजेंट कर रही है मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटी के साथ, अभी प्रेगनेंसी नहीं चाहिए है, कोई स्टूडेंट है या सिर्फ उसको मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम्स हैं, तो उसमें हम कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स जो होती हैं वो भी यूज करते हैं। ये कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स का एक यूज है कि मेंसेस को रेगुलेट करना, केवल कॉन्ट्रासेप्शन के लिए नहीं यूज होती है वो। तो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन की कंबाइंड प्रिपरेशन भी हम यूज कर सकते हैं, या जरूरत पड़ने पर सिर्फ प्रोजेस्टेरॉन भी यूज कर सकते हैं, वो हमें केस वाइज टेलर करना होता है। इसके अलावा यदि पेशेंट का मेन प्रेजेंटिंग सिम्टम है एक्सेसिव हेयर ग्रोथ, तो उसके लिए भी कुछ एंटी एंड्रोजन वाली प्रिपरेशंस हम यूज कर सकते हैं जिसमें सिप्रोप्टेरॉन एसीटेट होता है, और या फिर जो हेयर रिमूवल मेथड्स हैं जैसे इपाइलेशन या लेजर, वो हम किसी किसी को रिकमेंड कर सकते हैं। अब इसके अलावा तीसरा प्रेजेंटेशन इसका होता है इनफर्टिलिटी, क्योंकि इसमें एग ठीक से नहीं बन रहा होता है। तो यदि कोई पेशेंट है जिसको फर्टिलिटी चाहिए है, और क्योंकि पीसीओडी में प्रेडोमिनेंटली ये प्रॉब्लम आती है कि एग ठीक से नहीं बन रहा होता है, मतलब कि हर महीने जो एक डोमिनेंट फॉलिकल आना चाहिए ओवरी में वो ठीक से नहीं फॉर्म हो रहा होता है, तो हम फॉलिकुलर जेनेसिस को इनहेंस करने के लिए कुछ मेडिसिन दे सकते हैं जैसे कि लेट्रोजोल या क्लोमिफेन। तो ये गोलियां हम यूजुअली 5-6 दिन खानी होती हैं, और उसके बाद हम फॉलिकुलर मॉनिटरिंग करके देखते हैं सोनोग्राफी से कि क्या इन दवाइयों से रिस्पॉन्स आया है। और इसके अलावा कुछ इंजेक्टेबल्स भी यूज किए जा सकते हैं उन केसेस में जिनमें कि इन गोलियों से रिस्पॉन्स नहीं आया हो। इसके अलावा इन पेशेंट्स के लिए फर्टिलिटी ट्रीटमेंट्स में IUI या IVF का भी ऑप्शन होता है, बट मेजॉरिटी पेशेंट्स सिर्फ अंडा बनने की ही गोलियां देने से कंसीव हो जाते हैं। यदि किसी पेशेंट का वजन यानी कि BMI 40 के ऊपर है, मतलब कि वो मॉर्बिड ओबेसिटी की कैटेगरी में आ रही है, तो ऐसे में बेरियाट्रिक सर्जरी भी रिकमेंडेड होती है। PCO के पेशेंट्स के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि BMI नॉर्मल रेंज में ही रहे, और इसके लिए जो वेट रिडक्शन है उसका गोल होता है 5 to 10% ऑफ बॉडी वेट ओवर 6 मंथ्स। बहुत ज्यादा ड्रास्टिक वेट रिडक्शन करने से भी नुकसान होता है, क्योंकि इससे भी हार्मोनल इम्बैलेंसेस होते हैं और फिर ओव्यूलेशन हैम्पर हो सकता है। इसलिए वेट रिडक्शन का गोल लेकर चलना चाहिए। 5 to 10% वेट ओवर 6 मंथ्स लूज करने की कोशिश करना चाहिए, और एक बार जब ये वेट रिडक्शन होकर BMI ऑप्टिमल रेंज में आ जाए तो इसको इसी रेंज में मेंटेन करने के लिए एज अ लाइफस्टाइल चेंज एक्सरसाइज अपने रूटीन में हमेशा मेंटेन करना चाहिए। कुछ पेशेंट्स जिनमें ग्लूकोज टॉलरेंस इम्पेयर्ड होता है या जो फ्रैंक डायबिटीज की रेंज में आ जाते हैं, उन पेशेंट्स में एंटी डायबिटिक ड्रग्स भी देने की जरूरत पड़ सकती है। अब PCOS क्योंकि एक लाइफस्टाइल से मैनेज हो पाने वाली कंडीशन है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसके बारे में सबको अवेयरनेस हो, और हमारी लाइफस्टाइल में हम क्या चीजें करें जिससे कि ये कंडीशन हम अवॉइड कर सकें, इसकी हम सबको कोशिश करनी चाहिए। फॉर मोर सच कंटेंट, डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।